हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। माई सेल्फ आशीष फ्रॉम एसएमएस जयपुर। और गाइस, जब अपन आया हमारे नेक्स्ट वीडियो, डेट इज पैराथायराइड हार्मोन, राइट? ठीक है, तो फिर ये अपन इस तरीके से पढ़ने वाले। ठीक है, बाहर बहुत तेज हवा भी चल रही है, मेरा लैंप की बैटरी भी चली गई बच्चों। कोई बात नहीं, पढ़ाएंगे तो फिर भी। वैसे भी बहुत टाइम बाद आया हूँ नहीं। देखो यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो पैराथायराइड से खूब है। ठीक है ना। इफेक्ट्स ऑफ पैराथायराइड हार्मोन क्या है, विटामिन डी के इफेक्ट्स क्या है, रोल ऑफ पैराथायराइड हार्मोन ऑन बोन रिजॉर्प्शन कैसे है, एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी, हाइपो एंड हाइपर पीटीएच। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जनरली टीचर पूछता है और अपना ओरिएंटेशन ये रहेगा। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पैराथायराइड हार्मोन के इफेक्ट्स, फिर विटामिन डी, फिर कैल्सिटोनिन, फिर समरी, हाइपो और हाइपर पैराथायराइडिज्म, सब करके फिर एक आपको मालूम है समरी और क्लिनिकल की स्टडीज भी अपन करते हैं, अदरवाइज कोई फायदा नहीं रहता इन सबको पढ़ने का। ठीक है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से अपन कंटिन्यू करेंगे और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो यार, पैराथायराइड हार्मोन। देखो मेरी बात समझो, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कैल्शियम होम्योस्टेसिस। देखो लॉजिक लगाओ, कोई भी चीज को बॉडी में होम्योस्टेसिस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, समझो मेरी बात को। क्या करना पड़ेगा? देखो 3 फेज है। जैसा अगर मैं बोलूँ कि ये मान लो अपना एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और इसमें कैल्शियम मेंटेन्ड है। ठीक है ना भाई। या तो देखो, एक होता है अपन जो भी चीज खाते हैं, ठीक है ना, जो भी आप खाते हो, तो वो या तो उसको कंट्रोल कर दो, उस लेवल पे कंट्रोल कर दो। ज्यादा खा रहे हो कम खा रहे हो उससे फर्क पड़ेगा इस सेफ पे। ठीक है, जहां से आप एक्सक्रीट कर रहे हो, जो चीज किडनी से अपन एक्सक्रीट कर रहे हो तो उसको उसके लेवल पे कंट्रोल कर दो, या जहां से जो स्टोरेज फॉर्म है बॉडी में उस लेवल पे कंट्रोल कर दो। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर मान लो कैल्शियम की अपन बात करते हैं, या तो इंटेस्टाइनल रीअब्जॉर्प्शन या रीनल एक्सक्रीशन, या बोन जो कि स्टोरेज फॉर्म है कैल्शियम का। ठीक है ना, तो बोन रिजॉर्प्शन में एक बार के लिए मान लेता हूं, रिजॉर्प्शन या फिर डिपोजिशन जो भी रहता है। मेरी बात समझना, इन 3 लेवल पर अगर कंट्रोल कर देंगे तो अपना कैल्शियम का कंट्रोल हो जाएगा। ये अपने पिछली वीडियो में सीखा था। तो अगर मैं बात करूं इंटेस्टाइनल रीअब्जॉर्प्शन, तो देखो ये बात समझ में आ गई कि अपने ये सीखा था। ये तीनों ही लेवल पे जो कंट्रोल करता है वो है पीटीएच। सो पीटीएच एक्चुअली मतलब इट एक्चुअली प्रोवाइड्स अ पावरफुल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग द ईसीएफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट कंसंट्रेशन। ना कि कैल्शियम, फॉस्फेट का कंसंट्रेशन की भी जो रेगुलेशन है वो अपना करेगा पैराथायराइड हार्मोन। अब बढ़ाता है कम करता है ये भी आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अगर अपने पैराथायराइड का नाम लिया ही है तो ये देख लेते कि पैराथायराइड कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। ठीक है, समझना मेरी बात को। देखो सबसे पहले बात, आपको लोगों को पता होगा पैराथायराइड हार्मोन्स कहाँ पर है। पैराथायराइड हार्मोन ग्लैंड, जो पैराथायराइड ग्लैंड है, ठीक है, वो है बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, और मैं अगर आपको एक अंदर की बात बताऊं, ठीक है ना, एक प्रैक्टिकल बात बताऊं, तो ये जो पैराथायराइड ग्लैंड है ना, ये मतलब जैसे मान लो अपन को थायराइड ऑपरेशन करने, कोई भी हाइपरथायराइडिज्म का केस हो गया, कोई भी रीजन हो गया, थायराइड एडिनोमा हो गया, तो जब अपन थायराइडेक्टमी करते हैं, टोटल ये कह लो, ये सब टोटल थायराइडेक्टमी कह लो, जब भी अपन थायराइड ग्लैंड को रिमूव करते हैं, थोड़ा सा उसका सेक्शन रिमूव करते हैं, तो ये पैराथायराइड ग्लैंड की जो लोब्यूल्स है वो भी थायराइड ग्लैंड से मैच करते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो भी रिमूव हो जाती है विद टोटल और सब टोटल थायराइडेक्टमी। और इसी वजह से यार जब ये अपन करते हैं सर्जरी थायराइडेक्टमी की, तो पेशेंट के अंदर हाइपोथायराइडिज्म के फीचर्स भी, हाइपोपैराथायराइडिज्म के फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। ये एक नॉर्मल बात थी। मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं सबसे पहले ग्लैंड पढ़ाता हूँ, जब अपन क्या से स्टार्ट करते हैं, उसकी हिस्टोलॉजी से। देखो एक बार मैं पूरा ग्लैंड बना देता हूँ, फिर अपन बात करते हैं। ठीक है ना। ठीक है, मैं एक हिस्टोलॉजिकल सेक्शन बनाया है पैराथायराइड ग्लैंड का। ठीक है, ये जो आउटर सेल्स है, देखो ये आउटर सेल्स है जहां से अपना पैराथायराइड ग्लैंड निकलता है। दीज आर कॉल्ड चीफ सेल्स and these are the cells which actually secrete most of the parathyroid। ठीक है, जब चीफ सेल्स मतलब जैसे जैसे ओल्ड होते जाते हैं, ठीक है ना, वो डिप्लीट होते जाते हैं, मॉडिफाइड होते जाते हैं और पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करना बंद कर देते हैं। उन सेल्स को अपन कहते हैं ऑक्सीफिल सेल्स। ठीक है, ये वही चीफ सेल्स है जो एक्चुअली मॉडिफाई हो गए, एक तरीके से बूढ़े हो गए। ठीक है ना, और इसी वजह से ऑक्सीफिल सेल्स जो है वो ऑफकोर्स यंग ह्यूमन में देखने को नहीं मिलेगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा चीफ सेल्स है, देन धीरे धीरे ऑक्सीफिल सेल्स आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो डिप्लीट होता जा रहा है। और ऑफकोर्स ये मैंने बनाया आरबीसी, ठीक है ना, इसके अंदर ब्लड वेसल है। तो आगे बात समझ में, ये थी बेसिक हिस्टोलॉजी। ओके, अब अपन यहाँ पे बात कर रहे थे कि पैराथायराइड का फंक्शन क्या होता है, ये मेरे क्वेश्चन था। ठीक है ना, तो पहले अपने पैराथायराइड ग्लैंड देख लिया। अब देखो क्या होता है, मैंने इसके फंक्शन जानने के लिए, देखो फंक्शन जानना है, सीधा सीधा एक्सपेरिमेंट कर दो। ठीक है, बुक की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ।
देख, ये है कैल्शियम और ये है फॉस्फेट, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीजें चेक कर रहा था, इन दोनों को तुम्हें दिखा रहा हूं, ठीक है। हुआ क्या, एक एनिमल लिया मैंने और उस पे यहाँ पे पैराथायराइड का इन्फ्यूजन कराया, पैराथायराइड उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया, और जैसे मैंने पैराथायराइड इंजेक्ट किया, मुझे क्या देखने को मिला, विद इन 4 to 6 आवर्स मैंने ये ऑब्जर्व किया कि कैल्शियम लेवल अचानक से बॉडी में बढ़ने लग गया, ठीक है, बढ़ने लग गया, एंड देन प्लेट्यू फेज आ गया, ठीक है। जो फॉस्फेट है वो अचानक से कम होने लग गया एंड देन प्लेट्यू फेज आ गया, ठीक है। तो इस तरीके का मैंने एक ग्राफ नोट किया। आ रही है मेरी बात समझ में? तो दिस इज व्हाट द फंक्शन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन इज। देखो बहुत समझदार लोग हैं ना, वो ये चीज देख रहे होंगे कि कैल्शियम बढ़ गया, फॉस्फेट कम हो गया, इतनी सी तो बात है। पर बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो ये समझ पा रहे होंगे कि फॉस्फेट के कम होने का जो रैपिडिटी है वो ज्यादा है। कहने का मतलब फॉस्फेट ज्यादा जल्दी कम हुआ, कैल्शियम बढ़ा है, देन कह लो कि कैल्शियम 4 घंटे तक तो बढ़ता गया, ठीक है, एंड देन कांस्टेंट हो गया। जबकि फॉस्फेट है जो 1-2 घंटे में खूब कम हो गया, डिक्लाइन हो गया, एंड देन कांस्टेंट हुआ। मेरी बात आ रही है समझ में? पैराथायराइड का काम होने के बाद वो कांस्टेंट हो गया होगा। इससे यह साबित होता है कि जो पैराथायराइड है, ठीक है ना, जो पैराथायराइड है उसका एक काम है, एक हाइपर कैल्सीमिया कराना, वो बॉडी के अंदर कैल्सीमिया बढ़ाता है। और अगर पैराथायराइड नहीं होगा, ठीक है, तो अगर पैराथायराइड नहीं होगा तो क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया, जो कि ऑफ कोर्स आपको मालूम है टिटानी करता है, ठीक है। ये सब चीजें अपन आपको पता है ना, मतलब मैंने पिछली वीडियो में कैल्शियम होम्योस्टेसिस में एक बार के लिए पूरा ओवरव्यू दे दिया था कि सब कुछ क्या क्या होता है। तो पैराथायराइड के होने से हाइपरकैल्सीमिया, पैराथायराइड के नहीं होने से हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, टिटानी हो जाएगा। तो बेसिकली बात यह है कि पैराथायराइड जो है वो कैल्शियम को बढ़ाता है, सीधी सी बात है, ठीक है। अब इसको बढ़ाने के तरीके कैसे, या तो इंटेस्टाइन से रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देवे, ठीक है, या रीनल एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम कम कर देवे, ऑफ कोर्स बोन रिजॉर्प्शन बढ़ा देवे। आगे बात समझ में? इतनी सी तो बात है, इतना ही अपन को समझना था। एंड दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। आगे बात समझ में? बस इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लो, अपना काम हो गया, पैराथायराइड खत्म। ऑफ कोर्स आई थिंक आपको अच्छा से एक ओरिएंटेशन मिल गया होगा, ठीक है। स्टार्ट करिए। अच्छा एक चीज और, थोड़ा सा एक स्टेप आगे ले जाते हैं। बोन में रीअब्जॉर्प्शन करा रहा था, एक्चुअली पैराथायराइड यहाँ पे क्या काम करता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये इट इंक्रीज कैल्शियम एंड फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन, ठीक है, इट इंक्रीज कैल्शियम एंड फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन। तो सोच के देखो, जब फॉस्फेट एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ फॉस्फेट बढ़ना चाहिए था, देखते जाओ क्या हो रहा है। रीनल एक्सक्रीशन में अगर देखें तो पैराथायराइड क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इट डिक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन बट इट इंक्रीज फॉस्फेट एक्सक्रीशन। कहने का मतलब ये है कि फॉस्फेट जितना एब्जॉर्ब हुआ और बढ़ना चाहिए था ब्लड के अंदर, उसी टाइम पे वो रीनल एक्सक्रीशन ज्यादा हो रहा है। कहने का मतलब फॉस्फेट जितना ब्लड में आ नहीं रहा उससे ज्यादा जा रहा है, इस वजह से फॉस्फेट कम हो रहा है। आगे बात समझे? बट कैल्शियम दोनों जगह से बढ़ा रहा है, कैल्शियम बोन से ज्यादा रीअब्जॉर्ब करा रहा है और कैल्शियम का एक्सक्रीशन कम करा रहा है। अगर इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन की अपन बात करें तो ऑफकोर्स कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता ही है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट दोनों का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, ठीक है। तो कैल्शियम एंड फॉस्फेट दोनों को ही इंटेस्टाइन में लिया जाता है, एंड यहां से भी बोन से भी कैल्शियम और फॉस्फेट आ रहा है, बट रीनल से, किडनी से कैल्शियम का एक्सक्रीशन कम हो रहा है, तो क्वांटिटी मेंटेन्ड, या कह लो इंक्रीज हुई है, और अपना जो फॉस्फेट है वो ऑफकोर्स ज्यादा से ज्यादा एक्सक्रीट हो रहा है, तो ब्लड के अंदर कम हो रहा है, और इस वजह से अपन को ग्राफ देखने को मिला। आई होप आप लोगों को ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। एंड दीज आर द 3 इफेक्ट्स ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। अच्छा एक चीज जो पिछली वीडियो में वो जो सस्पेंस बना के मैंने छोड़ गया था, वो ये कि कैसे, मतलब भाई एक बार मैं आपको वो डायग्राम वापस बताता हूं, देखना। ओके ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि देखो सबसे पहले अब अपन एक एक जो इफेक्ट है उसको अपन थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और आपको वो सस्पेंस जो है वो भी क्लियर हो जाएगा। एक बार वापस बता देता हूँ, ये ऑस्टियोब्लास्ट, ये ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है, ये ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है, ये ऑस्टियोसाइटिक मेम्ब्रेनस सिस्टम, और यहां तक अपन ने बात कंप्लीट कर दी थी। एंड ऑफ कोर्स ये ऑस्टियोक्लास्ट ही है जो बोन का रिजॉर्प्शन करा रहा है और बाहर कैल्शियम और फॉस्फेट रिलीज कर रहा है, सीधी सी बात है। और ये ही चीफ सेल्स है जो कि एक्चुअली पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करेंगे।
आगे मेरी बात समझ में। अब देखने वाली बात है हुआ क्या, मतलब मैंने आपको क्या कहा था, ये पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, बोन से कैल्शियम और फॉस्फेट का एक्सक्रीशन कराता है। इसका ये मतलब है कि ये पैराथायराइड हार्मोन किस पे एक्ट करना चाहिए, ऑस्टियोब्लास्ट कि ऑस्टियोक्लास्ट? ऑफ कोर्स ऑस्टियो, यहीं पे ये कैच पॉइंट है। ये ऑस्टियोक्लास्ट जो है ये नहीं इसके ऊपर रिसेप्टर्स ही नहीं है पैराथायराइड हार्मोन के। इनफैक्ट ये जो ऑस्टियोब्लास्ट है, ये कह लो ऑस्टियोसाइट है, इसके ऊपर रिसेप्टर्स है। तो सब चीजें कैसे चल रही है अभी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, देखो क्या होता है ना, जो पैराथायराइड हार्मोन है देखो पैराथायराइड हार्मोन बोन पे दो तरीके से एक्ट करता है। देखो ये सीधी सी बात है कि इट नीड्स टू मोबिलाइज कैल्शियम एंड फॉस्फेट फ्रॉम बोन, बट कैसे? ये पैराथायराइड हार्मोन दो फेजेस में काम करता है। एक होता है रैपिड फेज, एक होता है स्लोअर फेज। ये जो रैपिड फेज है ये इसमें एक्ट करता है ऑन दी ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट और इसका जो मेम्ब्रेनस सिस्टम है वो। जो स्लोअर फेज है उसमें ये एक्ट करता है ऑस्टियोक्लास्ट पे। एक्चुअली रैपिड फेज इसलिए रैपिड कहलाता है क्योंकि जैसे पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होता है विद इन मिनट्स फटाक से कैल्शियम का कंसंट्रेशन बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रैपिड फेज, क्योंकि ये ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट पे जल्दी से एक्ट कर देता है। स्लोअर फेज इसलिए स्लो कहलाता है क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन स्लोअर फेज में एक्ट करे या कह लो ऑस्टियोक्लास्ट पर एक्ट करे, उस पर टाइम लगता है। क्यों लगता है अभी अपन देखेंगे। सबसे पहले अगर अपन रैपिड फेज की बात करें तो देखो मैंने अभी आपको बताया कि पैराथायराइड का हार्मोन के जो रिसेप्टर्स है, ठीक है ना, वो है अपने ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट पे, ठीक है। अब देखो होता क्या है, यहां से पैराथायराइड हार्मोन रिलीज हुआ, ये पैराथायराइड हार्मोन यहां पे आके एक्ट किया, ऑस्टियोब्लास्ट पे आके एक्ट किया, करेक्ट है। अब देखो ऑस्टियोसाइट पे, ये कह लीजिए ऑस्टियोसाइटिक मेम्ब्रेनस सिस्टम है, वहां पे एक्चुअली अपने हैं कुछ कैल्शियम पंप्स, ठीक है। अब देखो इन ऑस्टियोसाइटिक जो मेम्ब्रेनस सिस्टम है इसके अंदर अपना बहुत सारा बोन फ्लूइड, क्या है, बोन फ्लूइड। ऑफ कोर्स इसमें एक एक्स अमाउंट का कैल्शियम होगा, राइट। अब क्या होता है, जैसे पैराथायराइड हार्मोन इस पे एक्ट करता है, इस कैल्शियम चैनल पे, कैल्शियम आयन पंप्स पे, तो जो कैल्शियम है वो यहां से रिलीज होता है। आई मेरी बात समझ में। और ये है अपना ECF, ठीक है। तो यहां पे बहुत सारा कैल्शियम रिलीज होने लग गया। जैसे ही कैल्शियम रिलीज होने लगा बोन फ्लूइड में कैल्शियम की कमी हुई, और इस कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए अपने कैल्शियम एंड फॉस्फेट का ब्रेकडाउन होता है फ्रॉम द बोन, एंड दिस इज कॉल्ड ऑस्टियोलाइसिस। तो इस तरीके से कैल्शियम ECF में इंक्रीज हुआ। मेरी बात समझे। इनफैक्ट घूम फिरा के हुआ तो ये ना कि कैल्शियम बोन से आया, हुआ ये कि बोन फ्लूइड से आया, यहां पे कमी हुई तो बोन का ऑस्टियोलाइसिस हुई, ओके, एंड वापस से बोन फ्लूइड को इक्वल किया गया, वापस पैराथायराइड हार्मोन आएगा, कैल्शियम रिलीज हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में। अच्छा मान लो पैराथायराइड हार्मोन नहीं है, तब क्या होगा, ये जो कैल्शियम है ना, अगर पैराथायराइड हार्मोन वो बगल वाला रूममेट आ गया था, अगर पैराथायराइड हार्मोन नहीं है, ठीक है, तब क्या होगा, अगर पैराथायराइड हार्मोन नहीं है, अरे मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो पैराथायराइड हार्मोन नहीं है तो बोन फ्लूइड के अंदर कैल्शियम मेंटेन रहेगा, इस वजह से बोन टूटेगी नहीं, सब कुछ बैलेंस बनेगा। बट अगर पैराथायराइड हार्मोन आ गया तो कैल्शियम ECF में आ जाएगा और ये आयन पंप एक्टिवेट हो जाएगा, कैल्शियम ECF में आ जाएगा, बोन में कमी हो जाएगी और टूटेगा, ऑस्टियोलाइसिस होगी, राइट। तो इस तरीके से ये था एक रैपिड फेज। साथ में इसी रैपिड फेज में क्या होता है, जो अपना पैराथायराइड हार्मोन है वो ऑस्टियोब्लास्ट पे एक्ट करता है। अब मेरी बात ध्यान से समझना क्या हो रहा है, बहुत फोकस करना। पैराथायराइड हार्मोन ऑस्टियोब्लास्ट पे एक्ट करता है और दो सिग्नल्स का, ये इनफैक्ट कह लो 3 सिग्नल्स का रिलीज कराता है। देखो ये पैराथायराइड हार्मोन ने एक्ट किया और यहां से क्या क्या रिलीज हुआ। एक जो चीज रिलीज होती है उसे अपन कहते हैं रेंकल, ये एक्चुअली एक सेकेंडरी मैसेंजर है, क्या है, रेंकल। और रिलीज हो रहा है MCSF, ये आपको नाम याद होने ही चाहिए। और रिलीज हो रहा है OPG। आई मेरी बात समझ में, एक OPG, एक रेंकल, एक MCSF, ओके। अब देखो ये जो अपना ऑस्टियोक्लास्ट है, इससे पहले क्या था, प्रीमेच्योर ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है, ये मान लो कह लो ये है प्रीमेच्योर ऑस्टियोक्लास्ट, इसके ऊपर रिसेप्टर है ये वाले। ये मेरी बात समझे। अब देखो ये प्रीमेच्योर ऑस्टियोक्लास्ट यहां पे आया और इन रिसेप्टर्स ने इसके ऊपर एक्ट किया, ठीक है। ये जो रेंकल है इसने इस पे एक्ट किया और MCSF है वो यहां पे एक्ट हुआ, और ये जो प्री ऑस्टियोक्लास्ट है ये सिग्नल्स के आने की वजह से ये बन जाता है ऑस्टियोक्लास्ट, ये कह लो मैच्योर ऑस्टियोक्लास्ट। और ये मैच्योर ऑस्टियोक्लास्ट फाइनली बोन को मतलब तोड़ रहा है। आई मेरी बात समझ में। तो पैराथायराइड हार्मोन इनडायरेक्टली ऑस्टियोक्लास्ट से काम करा रहा है बाय एक्टिंग ऑन ऑस्टियोब्लास्ट एंड रिलीजिंग रेंकल एंड MCSF।
विच एक्चुअली मेक प्री ऑस्टियोक्लास्ट और कन्वर्ट प्री ऑस्टियोक्लास्ट इनटू मैच्योर ऑस्टियोक्लास्ट। और ये जो ओपीजी है ये एक्चुअली इसको करता है इनिबिट, बट इसका ओपीजी का इनिबिशन इतना कम है एंड फाइनली प्री मैच्योर कंपेयर टू रैंकल और एमसीएसएफ एंड ये कन्वर्ट होता है। इसलिए कभी भी टीचर पूछ ले क्योंकि अपन सबको मालूम है ये काम कर तो ऑस्टियोक्लास्ट ही सकता है, बोन रिजॉर्प्शन का एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट, बट ये जो काम है ना ऑस्टियोक्लास्ट कर सकता है, बट ऑस्टियोक्लास्ट पे पैराथायराइड हार्मोन का कोई रिसेप्टर नहीं है। पैराथायराइड हार्मोन का रिसेप्टर है अपने ऑस्टियोब्लास्ट पे। ऑस्टियोब्लास्ट रिलीज सेकेंडरी सिग्नल मॉलिक्यूल कॉल्ड रैंकल एंड एमसीएसएफ विच एक्चुअली मेक्स कन्वर्ट इस को, एंड इस तरीके से चीजें चलती है। आगे मेरे पास एक ही चीज को रिपीट करने में यार मतलब पता है वीडियो भी बेमतलब लंबी होती है। आगे ना आप लोगों को बात समझे, और ऑफकोर्स यहाँ पे तो अपने बहुत सारे न्यूक्लियस है ही, क्योंकि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये सब तो आपको चीज़ें पता है, मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कैल्शियम होम्योस्टेसिस के अंदर। तो दिस इज द वे हाउ बोन पे अपना पैराथायराइड हार्मोन एक्ट कर रहा है और कैसे कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल बढ़ा रहा है। ओके देन देखो ये बहुत ही अच्छी चीज़ मैंने बना दी, पता है ये मैंने प्लान नहीं किया था, मैं ऐसे बताऊंगा, बट ये अच्छा लग रहा है तो मैं इसी चीज़ में और आगे कंटिन्यू करूंगा। तो बोन रिजॉर्प्शन के अंदर अगर अपन देखा जाए तो ये बढ़ाता है बाय रैपिड फेस एंड स्लो फेज। अब आपको समझ में आया स्लो फेज क्यों है? स्लो फेज इसलिए है क्योंकि आपके बीच में दो स्टेप आ गए ना, पैराथायराइड का एक्ट करना, देन मॉलिक्यूल्स का निकलना, देन मॉलिक्यूल्स का एक्ट करना, देन ऑस्टियोक्लास्ट का एक्टिवेट होना एंड देन ऑस्टियोक्लास्ट का एक्ट करना। आगे बात समझ में। जबकि रैपिड फेज में क्या हो रहा है, सीधा ऑस्टियोसाइट पे आया और अपना काम कर गया और कैल्शियम में ई से रिलीज हो गया। आ गई मेरी बात समझ में? यस और नो? यस, ठीक है। अब रीनल एक्सक्रीशन के लेवल पे देखा जाए तो क्या होता है, देखो ये कैल्शियम जो है कैल्शियम एक्सक्रीशन को कम कर रहा है, ऑफ कोर्स ये बात तो क्लियर है ही। एंड ये एक्चुअली क्या करता है, कैल्शियम एक्सक्रीशन को कम करने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये कैल्शियम एक्सक्रीशन का है जो रीअब्जॉर्प्शन कराता है, ठीक है। तो ये रीअब्जॉर्प्शन कराता है एट लेट डीसीटी एंड अर्ली कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। जबकि ये फॉस्फेट एक्सक्रीशन, ये कह लो फॉस्फेट रीअब्जॉर्प्शन को इनिबिट करता है, डिक्रीज रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, एट पीसीटी। सीधी सी बात है। तो घूम फिरा के बात तो यही है कि इट डिक्रीजेस कैल्शियम एक्सक्रीशन एंड इट इंक्रीजेस फॉस्फेट एक्सक्रीशन, इस वजह से ये चीज़ देखने को मिलती है। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ PO4 3- कम हो जाता है। आगे मेरी बात समझ में? ओके एंड यार आज थोड़ा सा ब्लड सा दिख रहा है क्या तुम लोगों को? सही है ना सब कुछ? इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन पे देखो क्या होता है। देखो एक्चुअली इंटेस्टाइन से कैल्शियम और फॉस्फेट को एब्जॉर्ब करना है अपन को, राइट? कैल्शियम और फॉस्फेट को एब्जॉर्ब करना है, ये काम पैराथायराइड नहीं कर सकता एज सच। जैसे मैंने आपको बताया बोन रिजॉर्प्शन में नहीं कर रहा था, एक्चुअली ऑस्टियोक्लास्ट कर रहा था मेनली, तो उसी में इंटेस्टाइन पे भी खुद नहीं करता। एक्चुअली पैराथायराइड क्या करता है, पैराथायराइड कन्वर्ट्स 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल ओके इनटू 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल, और ये जो 125 DHCC है ये एक्चुअली कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। ओके एंड हेयर कम्स द स्टोरी ऑफ विटामिन डी। ऑफकोर्स ये विटामिन डी ही है, बट और आपको अच्छे से समझ में आएगा कि विटामिन डी के अलग अलग क्या है, मतलब डिवाइड है, मोर देन रिक्वायर्ड ही बताऊंगा, फील आ जाएगी, तालियां बजाते रह जाओगे। ओके फिर अपनी 99% 95% फिजियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी एंडोक्राइन के बाद। फिर कुछ जो रिमेनिंग टॉपिक्स है जहां जहां कमी आए वो उसको क्लियर करके अपन फाइनली इसे इंडिया का बेस्ट चैनल बनाएंगे फिजियोलॉजी के लिए। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।